हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों लाई गई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों लाई गई थी। इनके कुछ रीजंस थे। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया अडॉप्टेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटजीज। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के मतलब इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर ने कुछ तरह की लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट थी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मतलब इंटरमीडियरीज को हटा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। द ज़मींदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड एंड ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड। मतलब ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था और जो एक्चुअल ज़मीन जिसकी हुआ करती थी उसी को उसके ओनरशिप राइट्स दे दिए थे। ठीक है। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ज़मींदार, जो उस टाइम में ज़मींदारी सिस्टम चलाया करते थे ना, वो उनको जिनको हम ज़मींदार के नाम से जानते थे उस टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स आए थे, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे हमारा, तो उस टाइम पे ज़मींदार हुआ करते थे जो कि एक्सप्लॉयट करते थे किसको? फार्मर्स को। ठीक है, टेलर्स को। तो ज़मींदार को हटा दिया जाए ताकि जो ओनरशिप राइट हैं किसके लैंड के, वो एक्चुअल ओनर को ही मिल जाए। ठीक। फिर सेकंड था हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट वाज रेगुलेटेड एंड अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 33% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप वाज फिक्स्ड। मतलब जो ज़मींदार हमसे क्या बोलते थे कि मतलब एक्स्ट्रा रेंट लेते थे, मतलब बहुत हाई चार्ज करते थे हमसे रेंट का परसेंटेज, वो भी हटा दिया गया। 33%, मतलब 1/3 पूरी लैंड, मतलब जितना भी क्रॉप का हम प्रोडक्शन करेंगे अपनी लैंड पे, उसका 1/3 परसेंटेज ही हमें देना पड़ेगा रेंट के रूप में। ठीक है, ये भी एक लैंड रिफॉर्म लगा दी गई। ठीक है। फिर उसके बाद था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के अंदर क्या था? मतलब कि एक मैक्सिमम साइज लैंड का। ठीक है, मतलब एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक हाउस होल्ड को उतना ही मिलेगा, और जो मतलब एक डिसाइड कर दिया गया कि इतना परसेंटेज लैंड का, या मतलब इतना साइज लैंड का एक हाउस होल्ड को मिलेगा, और जो बाकी उससे एक्स्ट्रा निकल रहा होगा, उससे सरप्लस में होगा, वो किसको दे दिया जाएगा? पुअर फार्मर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन के बाद। क्लियर? तो लैंड सीलिंग में क्या हुआ था कि हर किसी को लैंड एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसलिए एक फिक्स्ड साइज बता दिया था कि उतना मिलेगा उसको, किसको? लैंड होल्डर को। ठीक है, उसके अलावा जो उससे एक्सेस में होगा, सरप्लस में होगा, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? गरीब फार्मर्स को। फिर उसके बाद था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, फार्मर्स को बड़ी लैंड दी जा रही थी, बजाय इसके कि उनको छोटे स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड की जाएं। मतलब फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बड़ी लैंड का पोर्शन दिया जा रहा था, ताकि वो अच्छे से उसके ऊपर अपनी क्रॉप उगा सकें और प्रॉफिट निकाल सकें, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जैसे प्रॉफिट भी निकाल सकें, या जिस तरह से भी वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में प्रोडक्टिविटी लाएं जिससे वो कर सके। तो इसलिए क्या किया जा रहा था, छोटे छोटे पीसेस में जो बांट दिया गया था, उससे एक बड़ा पोर्शन दिया जाए लैंड का। ठीक है। फिर है उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या था? इससे बेनिफिट हो रहा था फार्मर्स को। तब मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि फार्मर्स को इनपुट्स परचेज करने के लिए बार्गेनिंग करने की छूट दे दी गई थी। ठीक है, ताकि वो लोग भी प्रोड्यूस कर पाएँ, वो लोग भी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर पाएँ, प्रोडक्शन में, जो लोग गरीब फार्मर्स हैं या छोटे फार्मर्स हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज एनकरेज टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द गेन्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, मतलब जिनको लैंड दी गई है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में, या मतलब जैसे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, तो उनको इनपुट्स परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ना पे करना पड़े, वो थोड़ा सा उसके अंदर बार्गेनिंग कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर ये था। तो ये थी हमारी कुछ लैंड रिफॉर्म्स। कौन से टाइम पे? जब इंडिपेंडेंस से ख़त्म, मतलब इंडिपेंडेंस मिला था हमको, उसके बाद जो हमारा सिचुएशन थी बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन। ठीक है, कैसी थी? बैकवर्ड और स्टेगनेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं थी एग्रीकल्चर में, स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी। ठीक है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ठीक, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इन सब की वजह से, इन सबको हटाने के लिए, बैकवर्डनेस को और स्टेगनेंट इकोनॉमी, स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को हटाने के लिए क्या किया गया? लैंड रिफॉर्म्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं,
वो लाई गई, जिसमें कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब ज़मींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाए, ज़मींदारों को हटा दिया जाए, जो जिस लैंड का ओनर है उसको प्रॉपरली वो दे दी जाए। फिर उसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब जो ज़मींदार हमसे बहुत बड़ा परसेंटेज मांगते थे रेंट का, वो ख़त्म कर दिया जाए, और जितना हम लैंड के ऊपर क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/3 पोर्शन ही रेंट के रूप में दिया जाए। लैंड सीलिंग में क्या था कि सबको लैंड, मतलब एक साइज़ बता दिया गया कि इतनी लैंड होनी चाहिए आपके पास, और जो उससे जिसके भी पास उससे एक्सेस में निकल रही थी उसको क्या कर दिया जा रहा था, पुअर फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा था कंपनसेशन देने के बाद। ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग्स में क्या था, फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक छोटे पीस ऑफ लैंड की जगह मतलब थोड़ा बड़ा पोर्शन दिया जा रहा था, ताकि वो अच्छे से उस पर प्रोडक्टिविटी कर सकें, काम कर सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब फार्मर्स को बार्गेनिंग करने का राइट मिल रहा था एक तरह से, कि वो इनपुट्स को लोअर प्राइस पे ख़रीद सकते हैं और प्रोड्यूस करके हायर प्राइस कमा सकते हैं, सो दैट वो इनकरेज होंगे। ठीक है, ये था हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।